चलिए देखा जाता है अगला क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण पढ़े थे, और समतल दर्पण के क्या क्या गुण होता है ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। वहाँ देखिएगा ध्यान से कि वीडियो बिलबिला तो नहीं रहा, वहाँ पे देखना है, ठीक है? ध्यान देना थोड़ा सा, समझ गए कि नहीं? स्थिर से बैठ जाइए, ध्यान देना है बस, ठीक है? चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग समतल दर्पण के गुण तक तो चल चुके थे। अब हमको चलना है, क्वेश्चन है आगे कि जब दो समतल दर्पण थीटा के कोण पर झुके हो तो वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जस्ट लाइक समझिएगा आप, एक एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहेंगे कि मान लिया जाए ये हमारे पास दो समतल दर्पण कुछ इस तरह से है, जैसे एक ये है और एक और ले लेते हैं, मान लिया जाए ये है। दो मेरे पास समतल दर्पण है, हम जो दोनों से ऐसे आईना देख सकते हैं, तो हम इन दोनों को इस तरह से कर करके ऐसे झुकाएं और बीच में अपना फेस को ले जाएं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, या फिर बीच में कोई वस्तु को लाएं तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये पूछा जा रहा है। समझ रहे बात? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो ये जो फिगर बनाया है, आपको जो ये फिगर दिख रहा है जस्ट लाइक ऐसे है, ये दोनों समतल दर्पण इस तरह से है और बीच में हमने कैंडल जलाया हुआ है ना? अगर हम इसको ऐसे देखें तो ऐसे आपको दिखेगा इस फोटो जैसा। हम ऐसे अगर झुका के रखें, ये दोनों समतल दर्पण है और बीच में हम कोई वस्तु को रखें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण में कितना बनेगा। यही ना कहने का मतलब। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और फिगर से भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे कोई दर्पण है, ये भी दर्पण, सॉरी इतना भारी किताब है कि पॉसिबल नहीं है उठ जाना, दिक्कत हो जा रहा है। अच्छा, तो ये ऐसे करके झुका हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे फोटो, देखिए है ना, दोनों दर्पण है और यहाँ पे ये दर्पण खड़ा ऐसे है और बीच में कोई कैंडल हमने जला रखा है। तो वही बोल रहा है कि अभी जैसे झुका हुआ ऐसे, तो ये कितना डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। क्वेश्चन नहीं बोला जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स इजी है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि जब दो समतल दर्पण थीटा के कोण पर झुके हुए हों इस ढंग से, तो बताइए कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि इसमें 360 डिग्री बटा थीटा क्या आता है। यदि 360 डिग्री बटा थीटा सम संख्या आएगा तो प्रतिबिंब की जी संख्या हो जाएगा 360 डिग्री बटा थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन इजी वाला दिए हम कि जब दो समतल दर्पण 10 डिग्री के कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। तो देखिए अब मान लीजिए ये झुका हुआ है 10 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, तो इसमें जो वस्तु है इसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो हमको सबसे पहले चेक करना होगा कि 360 बटा थीटा जो है क्या है। तो यहाँ पे हम हल में क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है, 10 डिग्री। यहाँ पे देखिए ना क्वेश्चन दिया था कि थीटा के कोण पर, यहाँ 10 डिग्री के कोण पर, तो थीटा के बदले 10 डिग्री है। तो हमको चेक करना होगा यानी जांच करना होगा क्या कि 360 बटा थीटा क्या आता है। तो 360 बटा में थीटा का मान कितना है जी, बताइए। चेक कर रहे हैं हम लोग तो अच्छा यहीं पे चेक कर देते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे। तो 360 बटा थीटा का मान 10 डिग्री है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री बटा 10 डिग्री। तो बताइए कितना बार में कट जाएगा, 36 बार में कट जाएगा, यानी बराबर में आ गया 36। बताइए 36 सम संख्या है कि विषम संख्या है। ये 36 जो आया ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है। कौन संख्या है ये, चलिए जी बहुत अच्छा बात है, सम संख्या है। जो 360 डिग्री बटा थीटा जो आया वो सम संख्या आया, वही लिखे यहाँ पे। यदि बराबर सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 बटा थीटा -1 होता है। सम संख्या आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे तो
प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटा थीटा -1। यही ना, जब सम संख्या आ गया तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा -1, यही ना बताए। चलिए, तो 360 बटा थीटा का मान जब हम इसको सॉल्व किए तो कितना आया था, तो यानी इसका 36 अब -1 यानी कितना प्रतिबिंब बनेगा, 35। यानी जब 10 डिग्री के कोण पे झुका हुआ रहेगा तो इस वस्तु जो है बीच में, इसका प्रतिबिंब आईना में कई गो बनेगा, 35 गो। कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे बनाए, समझ में आ गया। बिल्कुल, कुछ नहीं था, थीटा बराबर 10 डिग्री और 360 बटा थीटा को हम चेक किए, सम संख्या आ रहा है कि विषम संख्या आ रहा है कि भिन्न संख्या आ रहा है। यदि सम संख्या आ रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा -1 और 360 डिग्री बटा थीटा का मान हमने 36 लाया, 36 - 1 बटा में 36 में 1 घट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 35। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब की संख्या, अतः प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा जी, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 35 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए आप लोग, फिगर सेम रहेगा, फिगर भी नोट करते चलिएगा। और सबसे पहले ये लिखिएगा, उसके बाद ये फार्मूला हो गया आपका ए नंबर में। फिर यहाँ पे आएगा विषम संख्या रहेगा तो सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यदि विषम संख्या रहेगा तो, और यदि पूर्णांक संख्या कुछ और रहेगा तो, देखिए हम आपको सारा बताते हैं। इसको नोट कीजिए फिलहाल। अब देखिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब यदि 360 डिग्री बटा थीटा का मान विषम संख्या आ जाए, यहाँ पे सम संख्या नहीं, कौन संख्या आ जाए, विषम संख्या, विषम संख्या आ जाए तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा थीटा होता है। प्रतिबिंब की संख्या क्या होता है, 360 डिग्री बटा में थीटा हो जाता है। जैसे समझिए, जब दो समतल दर्पण, हमें क्वेश्चन देते हैं, इजी वे में समझ में आएगा। जब दो समतल दर्पण 72 डिग्री के कोण पे झुके हों, यहाँ पे दे देते हैं हम कितना डिग्री के कोण पे, 72 डिग्री के कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। यानी अब की बार हम यहाँ पे 10 डिग्री से हटा करके कै डिग्री पे झुका रहे हैं, 72 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमको पहले हल करने के लिए सेम प्रोसेस चलेगा, सेम चलेगा कि नहीं चलेगा, तो सेम चलेगा। देखिए अभी समझा देते हैं, बहुत ईजी है, बस इसको ध्यान देना है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हल करने के लिए देखना होगा कि थीटा का मान कितना है जी, 72 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पहले चेक करना होगा कि 360 डिग्री बटा थीटा विषम संख्या अगर आएगा तो प्रतिबिंब की संख्या वही रह जाएगा, 360 डिग्री बटा में थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, 360 डिग्री बटा में थीटा को चेक करेंगे तो 360 डिग्री बटा में 72 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कटेगा। देखिए तो कितना बार में कटेगा, अगर हम काटे तो कितना बार में कट जाएगा बाबू, 72 से 360 काटो तो शायद 5 बार में कट जाएगा। ये टोटल कितना बार में कट जाएगा, डिग्री से डिग्री से मत, अब 5 बार में कट जाएगा, यानी बराबर में 5। कोई दिक्कत नहीं ना वहाँ पे। 5 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 5 कौन सी संख्या है बाबू, जब विषम संख्या आ गया तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, 5 विषम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए क्या हो जाएगा, बताओ। प्रतिबिंब की नहीं बता रहे हैं जी, हैं, अरे काहे पढ़ रहे हैं। प्रतिबिंब की संख्या देखिए ना, जब हम बताए विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा, तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा में थीटा यानी वही रह जाएगा। कैसे, देखिए 360 अब बटा में थीटा का मान 72 डिग्री, 72 डिग्री से डिग्री खत्म, यहाँ 5 बार में खत्म, यानी प्रतिबिंब की संख्या 5 आंसर। अतः हम कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब की संख्या 5 को बनेगा। जब 72 डिग्री के कोण पर झुकल रहेगा तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, 5 को। समझ में आ गया बात,
तो फिर अभी समझ में आ रहा है, फिर पूछते हैं तो कहा नहीं आता है, दिक्कत हो जाता है ना जी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रतिबिंब की संख्या बराबर में 5। यानी चेक करेंगे सबसे पहले कि यदि सम संख्या आएगा तो याद रखेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1, और जब विषम संख्या आएगा तो 360 डिग्री बटा थीटा वही रह जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। हाँ, अब एक चीज़ और आएगा कि सर यहाँ तो कट गया तो सम और विषम आया, कभी कभी ऐसा आएगा कि कट में नहीं करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है, इसको नोट कीजिए और आगे देखिए हम समझते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम आगे क्वेश्चन जो हम समझते हैं कि यदि 360 डिग्री बटा थीटा भिन्न संख्या हो, कौन संख्या हो, भिन्न संख्या हो, यानी कटवे नहीं करे, तब प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा नहीं होगा, तो प्रतिबिंब की संख्या पूर्णांक होगा। तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, सर ये पूर्णांक क्या होता है, अभी बताते हैं। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। समझिएगा, क्वेश्चन दे करके समझाएंगे, इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे वही क्वेश्चन को हम एडिट कर रहे हैं। जब दो समतल दर्पण को 13 डिग्री के कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। अब की बार ये जो झुका हुआ रहेगा कितना डिग्री पे झुका हुआ रहेगा, 13 डिग्री पे। कितना हो डिग्री पे झुका सकते हैं, है कि नहीं। तो थीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 13 डिग्री। तो 360 बटा थीटा यानी 360 बटा में 13 डिग्री कटेगा, ये कटेगा, देखिए तो नहीं कटेगा। अब जब नहीं कटेगा तो ये कौन सी संख्या में आएगा, सर कहेंगे कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, भागा दीजिएगा ना काटने के लिए, 13 से भागा दीजिएगा 360 में, ऐसा ही ना। तो कितना बार में लगेगा, 13 दूनी 26, खत्म हो जाएगा ये 1 0, तो हो जाएगा ये 7, 13 7 91, यही ना। और 10 में से 1 गया 9, खत्म हो जाएगा, यही आएगा, बचेगा यही कि नहीं। तब हम इसको क्या करेंगे, 13 नीचे 27 यहाँ और ऊपर 9, यही लिखाता है ना। 27.9/13 आएगा इसका। जब ऐसा आ जाए तो प्रतिबिंब की संख्या पूर्णांक होता है। पूर्णांक देखिए ना, यहाँ पे फॉर्मूला बताएं, पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब ये बोला भिन्न संख्या छोड़ करके पूरा अंक कौन है, 27 है। तो प्रतिबिंब की संख्या 27 हो जाएगा। प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, समझ में आ गया बात। इसमें 3 कंडीशन रहेगा कि जब 360 डिग्री बटा थीटा सम संख्या आएगा तो प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1, और जब विषम संख्या होगा तो वही रह जाएगा 360 बटा थीटा। और जब भिन्न संख्या हो जाएगा, यानी कटेगा नहीं, भिन्न संख्या आएगा, तो प्रतिबिंब की संख्या ये जो पूरा आएगा 27 यहाँ वाला वही रह जाएगा। जरूरी नहीं कि 27 आएगा, कुछ भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप अपने मर्जी से 22 डिग्री 25 डिग्री 26 डिग्री पर कोण पर झुकाइए और एक एग्जाम क्वेश्चन लीजिए, अपने आप बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। समानांतर मतलब पैरेलल, दोनों एकदम सीधा सीधा खड़ा हो और बीच में कोई वस्तु हो तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिगर के साथ, ठीक है। हाँ देखिए, वही क्वेश्चन अभी हम जो बताने वाले थे कि जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच, समानांतर, फोटो थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, लग रहा है, लेकिन समानांतर हो यानी 90 डिग्री को दोनों के, जैसे ट्रेन के पटरी होता है ना, समानांतर ट्रेन के पटरी कैसे दोनों एकदम साथे होता है कि नहीं होता है, दोनों की दूरी, बीच की दूरी समान होता है, लेकिन इसमें लग रहा है टेढ़ा हो गया ना, ये दर्पण टेढ़ा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया होगा।
दो समानांतर समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकालें। बहुत आसान है जी, चेक कर लेंगे फिर हमको पता है। तो बताइए, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोण बनेगा? कोण बनवे नहीं करेगा। कोण बन रहा है, देखिए तो दोनों समानांतर है, कहीं कोण बन रहा है? कहेंगे हाँ सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। नहीं, दो गो दर्पण है, एगो आईना ई दीवार में लगाएंगे, एगो आईना ई दीवार में लगाएंगे, तो बीच में दो गो से बनना चाहिए। कोण जब भी बनेगा तो दो गो मिल करके बनेगा। और दोनों सामने खड़ी तो कोण बनवे नहीं करेगा, बनेगा? वो तो सामने चल जाएगा, समानांतर है। जैसे रेल की पटरी, दो गो रेल के पटरी कहीं मिलवे नहीं करता है, कोण बनवे नहीं करेगा। कोण बनने के लिए दो गो लाइन को, एगो ने एगो पोर्शन को मिलाना पड़ेगा, चाहे ऊपर मिलाइए चाहे नीचे मिलाइए। और दोनों सीधा खड़ा रहेगा तो कोण बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसीलिए दो समानांतर समतल दर्पण खड़ा है और बीच में कोई वस्तु हो तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? तो हम यहाँ पे लिख देंगे हल में कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच का कोण यानी थीटा, कोण थीटा, कोण अभी बताया कोण थीटा होता है कि नहीं होता है? बीच का कोण यानी 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होता है, कोण नहीं बनेगा तो 0 डिग्री होगा। कोण नहीं बनेगा यानी 0 डिग्री। जब 0 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकालिए, यानी 0 डिग्री का कोण बनता है, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो बताइए 360 डिग्री बटा थीटा मतलब 360 डिग्री बटा में 0 डिग्री। तो हम बताए थे, आपको मैथ में पढ़े होंगे कि कोई भी संख्या के नीचे यदि 0 है तो उसका मान इन्फिनिटिव आ जाता है, यानी अनंत। आता है कि नहीं आता है? तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा, ढेर बनेगा। जैसे आप कोई सैलून में जाते होंगे, यहाँ दो दर्पण लगा हुआ रहता है, जहाँ पे ब्यूटिशियन वगैरह पार्लर में दोनों तरफ समानांतर दर्पण लगा, तो आप देखिएगा कि इधरों ढेर सारा फोटो दिखाई देगा, इधरों ढेर सारा फोटो दिखाई देता है कि नहीं देता है? गिन नहीं पाइएगा आप, जितना मुड़ी झुकाइएगा उतना फोटो दिखाई पड़ेगा आपको। आप अगर दोनों एकदम समानांतर रहेगा तब तो आप ऐसे ही देख करके गिन नहीं पाइएगा कि कितना बन रहा, अनंत बनता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत, यानी ढेर सारा बनेगा। थीटा बराबर 0, 360 बटा थीटा, 360 बटा 0, 0 के मान कोई भी संख्या के नीचे 0 तो उसका मान इन्फिनिटिव यानी कि अनंत। अनंत अनंत कहने का मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा? अनंत, यानी ढेर सारा बनेगा। उसको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया होगा कि जब दो समतल दर्पण 10 डिग्री के कोण पे झुका हुआ रहेगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? 20 डिग्री, 30 डिग्री। आप क्वेश्चन लेके देखिए, जब 0 डिग्री, 0 मतलब झुका हुआ नहीं, दोनों एकदम सामने खड़ा रहेगा यानी समानांतर रहेगा तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन आता है, समझिएगा उसको, नोट कीजिए इसको। हाँ, अब ध्यान से देखना इसको, बहुत ईजी है। क्या कहता है क्वेश्चन कि जब समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाता है। समझिएगा कहने का मतलब, यहाँ फोटो हमने बनाया है कि बाबू ऐसे समझिए कि जब समतल दर्पण था, ऐसे एक मरते बनाने दिक्कत है ना, समझो कैसे की करियो, गड़बड़ा जाता है। देखो समझाते हैं हम कुछ कि जब समतल दर्पण ऐसे है, समझिए समतल हाथे से बना देते हैं फिगर, आप इनसे बना लीजिएगा आप लोग। ये समतल दर्पण है, ये क्या है? समतल दर्पण है। और समतल दर्पण में जब ऐसे हम इसमें आपतित किरण जाएगा तो परावर्तित किरण ऐसे घूमेगा। आपतित किरण क्योंकि चेहरा देखेंगे नीचे से,
ऊपर से कलई किया हुआ है, तो दर्पण में जब ऊपर से कलई किया होता है उसको उल्टा भाग से चेहरा देखेंगे, तो ये आपतित किरण दर्पण पे गया तो ये लौट जाएगा उसी किरण से, है ना। आपतित किरण ये वाला हुआ और ये परावर्तित किरण हो गया। अब इसी दर्पण ऐसे रखा हुआ था, अब इस दर्पण को हम ऐसे घुमा दें, थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे कर दें, इसी दर्पण को घुमा देते हैं ऐसे, बस ऐसे घुमा दिए, आई दर्पण को घुमा दिए, लो घुमा दिए जी, आई दर्पण को घुमा के ऐसे कर दिए, पहले ऐसे था अब घुमा दिए ऐसे, है ना। पहले था सीधा आईना, हम घुमा के टेढ़ा कर दिए इसको, ऐसे था पहले, लीजिए ऐसे आईना था, हम घुमा दिए और इसी परावर्तित इसी आपतित किरण से डालेंगे तो ये ऐसे भाग जाएगा, नहीं भागेगा, ऐसे भाग जाएगा, इसी पर से डालेंगे तब, यानी पहले था ऐसे, हम इस पे डाले तो ऐसे भागा किरण, और जब हम आईना घुमा दिए और इसी पे डालेंगे तो ये भाग जाएगा ऐसे, भागेगा कि नहीं भागेगा जी दर्पण, किरण भागेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए थीटा कोण से हम घुमाया दर्पण को, पहले ऐसे थे अब हम थोड़ा सा घुमाए हैं, तो परावर्तित किरण ई थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। कितना से, पहले परावर्तित किरण यहाँ था, अब परावर्तित किरण यहाँ हो गया, अब पहले आईना ऐसे था अब हो गया आईना ऐसे, यानी थीटा डिग्री के कोण से घुमाए तो परावर्तित किरण, आपतित किरण वही रहेगा, यानी यहीं से हम टॉर्च मारेंगे ऐसे, आईना एक मरते सीधा रखेंगे एक मरते थोड़ा सा घुमाएंगे, तो पहले ऐसे टॉर्च जलाए तो पहले आपतित किरण परावर्तित किरण यहाँ आया, अब जब हम आईना घुमा दिए और यहीं से मार रहे हैं टॉर्च तो ये भागा इधर, यानी यहाँ पहले यहाँ अब यहाँ, ये दोनों के बीच का कोण 2 थीटा से घूम जाती है। जब हम समतल दर्पण को थीटा के कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा के कोण से क्या हो जाती है, घूम जाती है। जैसे देखिए हम क्वेश्चन से समझाते हैं कि यदि समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण से घुमाया जाए, जैसे मान लीजिए हम पहले ऐसे रखे हुए थे दर्पण को, अब 30 डिग्री घुमा दिए ऐसे, तो परावर्तित किरण 60 डिग्री के कोण से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो परावर्तित किरण 60 डिग्री का, यहाँ पे क्वेश्चन हम दिए हैं कि यदि समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कितना डिग्री के कोण से घूम जाती है। तो यहाँ पे हल हो जाएगा डायरेक्ट, हम लोग याद रखेंगे कि 2 थीटा से घूम जाता है, कितना थीटा कितना डिग्री से घूम जाता है, ए जहाँ तहाँ से सही वीडियो बंद करके चल जाती हैं, बताइए के बारे में। हाँ तो बताइए यहाँ पे कितना डिग्री से घूम जाएगा, यानी थीटा बराबर कै डिग्री है, 30 डिग्री है, थीटा बराबर कै डिग्री है, 30 डिग्री है, तो परावर्तित किरण द्वारा घुमा हुआ कोण है न, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो परावर्तित किरण के द्वारा घुमा हुआ कोण बराबर 2 थीटा, यानी परावर्तित किरण 2 थीटा से घूमता है, दोगुना घूम जाता है, तो थीटा 30 डिग्री यानी 2, बीच में नहीं कुछ तो गुना छुपा रहता है, गुना 30 डिग्री यानी 60 डिग्री के कोण से घूम जाएगा। परावर्तित किरण कितना डिग्री के कोण से घूम जाएगा, 60 डिग्री के कोण से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो हम लोग इतना बनाएंगे नहीं, सिर्फ याद रखेंगे कि यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा के कोण से घूम जाती है। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम समतल दर्पण को 10 डिग्री के कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 20 डिग्री के कोण से घूम जाएगा। यदि हम समतल दर्पण को 25 डिग्री के कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 50 डिग्री से दोगुना डिग्री के कोण से क्या हो जाता है, घूम जाता है। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए जरा। चलिए देखिए क्या कहता है, लास्ट है समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी किस किस क्षेत्र में होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग पहले तो हम लोग चेहरा देखने में कर लेते हैं,
दूसरा उल्टे अक्षरों को पढ़ने में करते हैं, तीसरा पारिदृश्य के निर्माण में करते हैं। अब चौथा बहुमूर्तिदर्शी बनाने में करते हैं। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कि सर पारिदृश्य है क्या। तो पारिदृश्य कुछ इस तरह का यंत्र होता है, जैसे अभी अयोध्या राम मंदिर में रामनवमी के शुभ अवसर पर इसी यंत्र का उपयोग करके राम लला के माथे पे तिलक लगाया गया था, नेचुरल तिलक जिसको बोला गया था। समझिए कैसे। देखिए पारिदृश्य क्या होता है, एक गोलाकार पाइप होता है, जैसे इस यहाँ पे आप एक पाइप देख रहे होंगे, ये पाइप है, और पाइप में जैसे हम यहाँ पे लिख दें हम कि जब वस्तु को हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं तो जिस उपकरण के द्वारा उसे देखा जाता है उसे हम परिदृश्य कहते हैं। इसमें समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। समझिए, जैसे हम बैठे हैं यहाँ और हमको यहाँ के वस्तु को देखना है, यहाँ के वस्तु को देखना है तो कैसे देख पाएंगे? बीच में दीवार लगा हुआ है इस ढंग से, तो कैसे देख पाएंगे जी? कुछ नहीं है, बस इसमें पाइप लगाएंगे और बीच में यहाँ समतल दर्पण लगाएंगे 45 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री के कोण पे? 45 डिग्री के कोण पे। यहाँ भी 45 डिग्री के कोण पे समतल दर्पण फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हम अपनी आंखों से यहाँ से देखेंगे तो यहाँ का वस्तु दिख जाएगा इस आईने में, यानी इस शीशा में, दर्पण में दिखेगा। अगर यहाँ से देखिएगा तो यहाँ वाला वस्तु दिख जाएगा इस दर्पण में, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी यंत्र का यानी परिदृश्य का ही उपयोग करके अभी फिलहाल रामनवमी के अवसर पर रामलला के मंदिर में इसी का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग कैसे किया गया? यहाँ पे एक दर्पण लगाया गया 3री मंजिल पे, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया और परावर्तन हो करके ये किरण परावर्तन हो करके पहुँचा इस समतल दर्पण पे। अब समतल दर्पण को नीचे ले आए रामलला के गर्भगृह में, लाए, यहाँ आ गया, यहाँ से परावर्तन हुआ, समतल दर्पण है, यहाँ लौट के आया, यहाँ लेंस लगा दिया गया कि चलो भाई बीच में और 2 लेंस लगा दिया गया कि और तेज प्रकाश आएगा। आया और आया और आया, यहाँ आकर के फिर टकराया, टकराने के बाद यहाँ निकला और यहाँ रामलला का जो बिंदी है ना, यहाँ यहीं पे फोकस किया गया। उसको बोले नेचुरल टीका भगवान को लगाया गया था इसी यंत्र का प्रयोग करके। समझ में आ गया कि नहीं बात? पारिदृश्य इसी को कहते हैं। यदि हम इस कमरे में बैठे हैं यहाँ पे और हमको यहाँ का वस्तु देखना है तो पारिदृश्य का उपयोग होता है। समझ में आ गया बात? हाँ, तो समतल दर्पण का उपयोग अब एक आ रहा है बहुमूर्तिदर्शी बनाने में। ये बचपन में हम लोग देखे होंगे, झूमर वगैरह टाइप का खिलौना होता है, उसमें चारों तरफ से समतल दर्पण लगाया होता है, बीच में कोई वस्तु रख रहा है तो उसमें बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है, उसी को बोलते हैं बहुमूर्तिदर्शी, यानी ढेर सारा मूर्ति दिखता है उसमें। बीच में एक मूर्ति लटका हुआ होता है और चारों तरफ समतल दर्पण लगा होता है। झूमर उमर वगैरह में सब का उपयोग किया जाता है लाइट उट लगाने में, ठीक है, ज़्यादा चमकता है। तो चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग कर लेंगे, उल्टे अक्षरों को पढ़ने में कर लेंगे, परिदृश्य के निर्माण में कर लेंगे और बहुमूर्तिदर्शी बनाने में भी इसका उपयोग कर लेंगे। परिदृश्य क्या होता है? एक यंत्र होता है जिससे अपनी आंखों से जिस वस्तु को नहीं देख पाते उसे देखा जाता है। हम यहाँ से देखेंगे तो ये वस्तु इस दर्पण में दिखेगा, अगर यहाँ से दिखेंगे तो यहाँ का वस्तु इस दर्पण में इस दर्पण में दिखेगा, क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे इस दर्पण में तो इस दर्पण का फोटो इसमें बनेगा और इस दर्पण में फोटो यहाँ का वस्तु वाला बनेगा, ऑटोमेटिक दिख जाएगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। समझ में आ गया? खैर आपको इतना इधर से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस चीज़ों में किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा समतल दर्पण का उपयोग, और भी है, बहुत सारा होता होगा। अब आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या है। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण समाप्त हुआ, अगले क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ तक रहने देते हैं। आशा करते हैं आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। नोट कर लीजिए इसको आप लोग।